ठीक है, देखो ध्यान से क्या है बेसिक। अगला जो एक्सपेरिमेंट है बेटा, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट है जिसने ये प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, की डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और इस एक्सपेरिमेंट ने जिस तरीके से प्रूव किया, फिर उसका कोई उन्हें विरोध नहीं मिला, कोई उनकी कंट्रोवर्सी नहीं मिली, किसी ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये वो एक्सपेरिमेंट है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। आसान है, कुछ हार्ड नहीं है, अगर आप बेसिक चीजों को समझते चलोगे तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। ओके, देखिए क्या है पहली चीज। देखो, सीबीएसई क्या है, कई बार क्वेश्चन बनाती है, तो जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्या है वो क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड को देखकर, क्योंकि जब सब्जेक्टिव पेपर आता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट कराता है। क्वेश्चन एक ऐसा है कि describe the experiment that show the biochemical characterization of transforming principle। अब बच्चा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट देखकर, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल शब्द देखकर ट्रांसफॉर्मेशन वाला कराता है, और उसे करना बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन वाला होता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि भाई जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस हिसाब से बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो जो अब आपका तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है जिसने ये सिद्ध किया ही किया, ठीक है, इसका किसी ने कोई विरोध नहीं किया, वो एक्सपेरिमेंट आपका परफॉर्म किया अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इनका जो ये एक्सपेरिमेंट था, इसने ये एक्सपेरिमेंट 1952 के अंदर, ठीक है। देखिए कहां 1928 से एक्सपेरिमेंट शुरू हुए थे और 1952, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 24 साल का समय जिसमें ये सिद्ध करने में लग गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, एक्सेप्ट इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में छोड़कर जहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, नहीं तो ऑलमोस्ट लगभग सभी के अंदर डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। देखिए क्योंकि लगातार सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, किसी का विरोध हो रहा था, किसी को माना जा रहा था, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको चूज किया, ध्यान से सुनो। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया बैक्टीरियोफेज को। बैक्टीरियोफेज का मतलब है, यहां पर फेज का मतलब है वायरस। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, उन वायरसेस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज आपका एक वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। इसके बाद दूसरी जो सेल इन्होंने चूज की वो एक बैक्टीरियल सेल थी। मैं बिल्कुल सिंपल पहले बेसिक बता रहा हूं, ये आ गया तो एक्सपेरिमेंट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बैक्टीरियल सेल जो ली गई वो इशीरिया कोलाई, ई कोलाई आप जिसे कहते हो, आपने पहले भी सुना है इसका नाम, गट में पाया जाता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया आपका, इशीरिया कोलाई आपका बैक्टीरिया यूज किया। तो ये तो दो सेल हैं जिनकी सहायता से एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब एक चीज और बेसिकली सुनते जाइए, डीएनए जो होता है, उस डीएनए को बनाने वाला एक कंपोनेंट आपका फास्फोरस होता है। डीएनए को बनाने वाला एक कंपोनेंट आपका फास्फोरस होता है। +1 के बायोमोलिक्यूल में मैंने इसके 3 कंपोनेंट आपको पढ़ाए। लेकिन डीएनए को बनाने में
डीएनए को बनाने में कहीं पर भी सल्फर का यूज नहीं होता, सल्फर का यूज नहीं होता। ठीक है, अगली चीज इसी में सेकंड पॉइंट क्या है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड्स का, अमाइनो एसिड्स का, बेसिक यूनिट है इसकी। और कुछ ऐसी अमाइनो एसिड है जो सल्फर रखती है, जैसे कि मैं नाम बताता हूं, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। These are some of your amino acid that contain sulfur group। इसका मतलब प्रोटीन में सल्फर होता है, लेकिन प्रोटीन में आपको कभी भी फॉस्फोरस नहीं मिलेगा। प्रोटीन कभी भी फॉस्फोरस नहीं रखता है, उसको बनाने वाला इंटरनल कंपोनेंट फॉस्फोरस नहीं होता। ठीक है, तो यहां से दो बातें पता चली कि देखो, लड़ाई किस चीज की है, लड़ाई इस चीज की है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, इस चीज की लड़ाई है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें ये देखना है कि एक बेसिक चीज कि डीएनए को बनाने वाला कंपोनेंट है फॉस्फोरस, और प्रोटीन को बनाने वाला कंपोनेंट क्या है, अमीनो एसिड, जिसमें कुछ अमीनो एसिड के पास सल्फर कंटेंट है। तो यहाँ पर आप सल्फर और फास्फोरस को ये समझिए कि सल्फर केवल प्रोटीन में पाया जाता है, और देखो सल्फर केवल किस में पाया जाता है, प्रोटीन में, और फास्फोरस आपको डीएनए में मिलेगा। इस चीज को थोड़ा सा बेसिकली समझ लीजिए कि प्रोटीन में आपको फास्फोरस नहीं मिलेगा, डीएनए में सल्फर भी नहीं मिलेगा, पहली चीज। अगली, बैक्टीरियोफेज का जो मोड ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन कि बैक्टीरियोफेज कैसे अटैक करता है, उसको थोड़ा सा देखिए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बैक्टीरियल सेल है, ओके, दिस इज योर ए बैक्टीरियल सेल, ये आपके पास एक बैक्टीरियल सेल। ठीक है, नाउ इस बैक्टीरियल सेल से हम अटैच करते हैं बैक्टीरियोफेज को। बैक्टीरियोफेज का डायग्राम आपको 11th में भी बताया गया था, कुछ इस तरह का बैक्टीरियोफेज का डायग्राम होता है। ठीक है, इस तरीके से अपने पिंस की सहायता से बैक्टीरियोफेज जो है टेल पार्ट की सहायता से अटैच होता है। और इस बैक्टीरियोफेज के अंदर ये वायरस है, इस वायरस के अंदर ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये इसका जेनेटिक मटेरियल, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए का मतलब ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल हमने बना दिया, ये ब्लैक से ब्लैक से। अब ये क्या करेगा, इसके पास जो टेल होती है इनकी सहायता से पिन रीजन से ये यहाँ पर पोर कर देगा, छेद कर देगा, और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल देगा। ये देखिए मैंने लाल वाला जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का इसके अंदर डाल दिया। तो एक बैक्टीरियोफेज क्या करता है, एक बैक्टीरियोफेज किस तरीके से काम करता है उस पर हमने बात की है कि बैक्टीरियोफेज अटैच होता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया की इस मेम्ब्रेन में पोर करता है और उस पोर के माध्यम से अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल देता है। दिस इज द मोड ऑफ एक्शन, ये एक बेसिक चीज। अगले बेसिक चीज क्या कि जब आप बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो आपके 11th में भी थी, जब आप बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो इस बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर में दो पार्ट है। एक पार्ट इस बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर में, ये जो आउटर आपको कवरिंग दिख रही है, इससे आप कहते हैं कैप्सिड, और इस कैप्सिड की बेसिक यूनिट है कैप्सोमियर, जो कि प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की। दूसरा पार्ट जो आप इसमें देख रहे हो दैट इज सेकंड पार्ट है इसका न्यूक्लिक एसिड, वट एवर न्यूक्लिक एसिड, कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, डीएनए आरएनए। ठीक है, कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वट एवर द न्यूक्लिक एसिड यूज। तो दूसरा कंपोनेंट इसमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड जो इसके अंदर। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में मेन चीज क्या है, क्या देखनी है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये दो कंपोनेंट आपको आने चाहिए कि कैप्सिड, ये देखिए जहां पर मैं इस तरीके से घुमा रहा हूं सर्कल, ये लीजिए ये कैप्सिड है भाई, ये आपकी कैप्सिड है, और कैप्सिड को बनाने वाला कंपोनेंट है प्रोटीन, और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है,
ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए, क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज लिया गया था, इस एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरियोफेज लिया गया था उसका नाम था T2 बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज यहाँ पर यूज हुआ था और उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो डीएनए था, वो बेटा डीएनए था। ठीक है, तो अब हमारे पास बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया, डीएनए और प्रोटीन का एक छोटा सा कंसेप्ट और एक बैक्टीरियोफेज का मोड ऑफ एक्शन और एक बैक्टीरियोफेज की जो स्ट्रक्चर है उसका हमने एक बहुत बेसिक सा व्यू हमने देखा कि भी क्या क्या चीजें, इनको दिमाग में रखिएगा, बहुत सिंपल सी चीजें, इसमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए अगली चीज क्या है, आगे देखिए ध्यान से, अगली चीज देखिए। अब क्या था, एनसीईआरटी ने इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, क्या है बेटा, वायरस को हम, ध्यान से सुनना क्योंकि इन्होंने देखो एनसीईआरटी की हर एक लाइन में एक्सप्लेनेशन छुपी हुई है, तो उन्होंने इसको खोल कर नहीं बताया है, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए इसको थोड़ा सा समझिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीबीएसई का एनसीईआरटी को फॉलो करें। वायरस को हम कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करवा सकते, वायरस कल्चर मीडियम से न्यूट्रिएंट नहीं ले सकता। हाँ, आपने कल्चर मीडियम में कोई सेल ले रखी है तो आपका वायरस उसकी सहायता से अपना डिवीजन कर सकता है। आप लैब के अंदर एक कांच की कटोरी में न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार करें और उस न्यूट्रिएंट मीडियम में आप वायरस को छोड़ दें और आप ये सोचिए कि वायरस न्यूट्रिएंट मीडियम से न्यूट्रिएंट लेकर काम कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा, डिवीजन नहीं करेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, उन्हें कोई ना कोई लिविंग सेल चाहिए जिसको वो कंट्रोल में लेकर उसी लिविंग सेल की मशीनरी का यूज करते हुए वो अपना डिवीजन करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इन्होंने तो कह दिया भी एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी ने कहा भी बैक्टीरियोफेज को हमने ऐसे मीडियम पे ग्रो करवाया जिसमें एक चीज ये थी एक चीज ये थी और उसने वो चीज ले ली। नहीं, ऐसा नहीं था। क्या थी कार्रवाई, थोड़ा सा सुनना प्लीज, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना तभी आएगा। T2 बैक्टीरियोफेज को, T2 बैक्टीरियोफेज को दो ग्रुप में बांट लिया, कुछ T2 बैक्टीरियोफेज यहां लिए गए, कुछ T2 बैक्टीरियोफेज यहां लिए गए। उनको ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया गया, उनको ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया गया जहां के बैक्टीरिया, एक साइड यहां पर, एक ये इस कैटेगरी को ले लेते ए, यहां पर बी, यहां पर जो बैक्टीरिया थे कल्चर मीडियम में, उन बैक्टीरिया के पास रेडियो एक्टिव सल्फर था। सल्फर जो लिया, यहाँ के बैक्टीरिया के पास जो सल्फर था वो सल्फर आपका लिया गया रेडियो एक्टिव सल्फर S35। और यहां पर जो बैक्टीरिया ग्रो करवाए गए, उन बैक्टीरिया के पास जो फास्फोरस था वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया गया, और ये जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस यहां पर लिया गया वो आपका था, ध्यान से सुनेंगे, P32। सर आप ये चीजें क्यों बता रहे हो, सुनिएगा। मैंने क्या कहा, वायरस जो है वो किसी सेल के अंदर किस तरीके से जा रहा है, उसके बाद उसे अगर नए वायरस पार्टिकल बनाने, मतलब वायरस को अपना प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन जो उसकी कैप्सिड के लिए जरूरी है, वायरस को अपना न्यूक्लिक एसिड बनाना है, तो उन चीजों को बनाने वाले पदार्थ, सब्सटेंस, उसे वो सेल देगी जिस पर वो अटैक करके उसको कंट्रोल में ले रहा है। नहीं तो वायरस को तो कल्चर मीडियम में अगर बाहर हम सारी चीजें दे दे वो खुद तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो चीजें है ही नहीं, वो मशीनरी है ही नहीं कि वो न्यूट्रिएंट से यूटिलाइज करे। वो तो इस बैक्टीरिया को कंट्रोल में लेगा और इस बैक्टीरिया से कहेगा मेरे लिए प्रोटीन की कवरिंग बना। तो बैक्टीरिया प्रोटीन की कवरिंग किससे बनाएगा, खुद के प्रोटीन से। उसके खुद के प्रोटीन में क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर। इसका मतलब जो वो वायरस के लिए प्रोटीन की कवरिंग बना रहा है उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर जाएगा। यहां पर जो वायरस है वो कह रहा है भी मेरे लिए प्रोटीन की कवरिंग बना प्लस न्यूक्लिक एसिड बना, तो यहां पर न्यूक्लिक एसिड में क्या चाहिए, फास्फोरस।
तो फास्फोरस किसका यूज होगा? बैक्टीरिया का फास्फोरस यूज होगा, जो पहले हमने रेडियो एक्टिव फॉर्म में लिया है। अब इन T2 बैक्टीरियोफेज को कई जनरेशन तक ऐसे मीडियम में पैदा किया गया जिसमें एक में बैक्टीरिया के पास रेडियो एक्टिव सल्फर था और एक में बैक्टीरिया के पास फास्फोरस रेडियो एक्टिव था। बाकी चीजें नॉर्मल थी, बाकी जो कंपोनेंट थे वो नॉर्मल थे, ये चीजें रेड। तो एट द एंड कई जनरेशन करने के बाद ध्यान से देखेंगे भी, यहां पर हमें, मैं रेड कलर से, चलो मैं यहां पर एक अलग कलर से इंडिकेट कर देता हूं, ये लीजिए, यहां पर प्रोटीन की कवरिंग को मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं। ओके, ये मैंने वायरस की, बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन की कवरिंग ग्रीन कलर से बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि यहां से जो वायरस पैदा होकर आए उनके पास प्रोटीन की कवरिंग में जो सल्फर था वो S35 था, और जेनेटिक मटेरियल जो यहां पर था, क्योंकि फास्फोरस हमने नॉर्मली लिया है तो इसका फास्फोरस नॉर्मल वाला, ये लो भाई, ओके, फास्फोरस नॉर्मल। यहां से जो बैक्टीरियोफेज बनकर आएंगे उनकी प्रोटीन की कवरिंग नॉर्मल रहेगी, क्योंकि सल्फर हमने कुछ ऐसा लिया नहीं है, रेडियो एक्टिव वाला नॉर्मल सल्फर लिया है। लेकिन उनके पास जो फास्फोरस उनका न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, वो न्यूक्लिक एसिड वाला फास्फोरस रेडियो एक्टिव होगा, ये P32 रखता है। इसका मतलब यहां से आपको जो दो टाइप प्राप्त हुई है, दो टाइप कौन सी प्राप्त हुई है? एक T2 बैक्टीरियोफेज की वो टाइप है जिसके पास रेडियो एक्टिव सल्फर है, बाकी चीजें नॉर्मल है, और दूसरा T2 बैक्टीरियोफेज की वो कैटेगरी प्राप्त हुई है जिसके पास फास्फोरस कैसा है? रेडियो एक्टिव, बाकी चीज से नॉर्मल। तो ये हमने, अब आपके एनसीईआरटी ने सीधा कर दिया कि बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया, कोई T2 वगैरह नाम नहीं डाला है। सुन लीजिए, बैक्टीरियोफेज को हमने कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया, एक जिस कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर था, एक को जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, तो बैक्टीरियोफेज के पास भी रेडियो एक्टिव सल्फर आ गया और एक बैक्टीरियोफेज के पास रेडियो एक्टिव फास्फोरस आ गया। तो कहाँ आया? प्रोटीन की कवरिंग में सल्फर जाएगा और न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस जाएगा। बना कैसे? ये तरीका था बनाने का, बनने का बेटा ये तरीका था, ये डिस्क्राइब नहीं किया है, आप अपने नॉलेज के लिए इसको कर सकते। तो अब एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा एक्सपेरिमेंट कहां से स्टार्ट होता है? एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है यहां से, कि हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज है उसमें से कुछ के पास क्या है? रेडियो एक्टिव सल्फर, उनकी प्रोटीन की कवरिंग में, कैप्सिड में, और कुछ के पास रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। यहां से हमारा एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी के हिसाब से स्टार्ट होता है। ओके, नाउ अब मैं आपको तीन छोटे छोटे स्टेप बताऊंगा जो इस एक्सपेरिमेंट में फॉलो किए गए। सबसे पहला स्टेप जो इस एक्सपेरिमेंट में आपको एनसीईआरटी में मिलेगा वो मिलेगा इन्फेक्शन। दूसरा स्टेप आपको मिलेगा जिससे आप कहेंगे ब्लेंडिंग, और तीसरा स्टेप जो इस एक्सपेरिमेंट में आप फॉलो करोगे वो कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, तीन स्टेप है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हर्शी और मार्था चेस ने। देखो वो क्या देखना चाहते हैं? वो ये देखना चाहते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या जा रहा है। यहां पर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का मतलब क्या है? कि हम बात करते हैं भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जाता है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों को लेकर जाता है वो क्या है? तो सुने ध्यान से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाएगा वही हमारा क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। तो इस चीज की लड़ाई है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है, और उसको वो किस आधार पर देख रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर क्या जा रहा है। इसका मतलब यहां पर एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वही तो जाएगा, वही तो आगे जाकर सारा प्रोसेस करवाएगा। तो वो यहां पर यही चेक करना चाहते हैं कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर क्या जा रहा है।
अगर वो सल्फर वाला कंटेंट, अगर वो प्रोटीन जा रहा है तो कैसे पता चल जाएगा भाई सल्फर रेडियो एक्टिव है, जांच कर लेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालेंगे, चमक पैदा हो जाएगी, जांच हो जाएगी बैक्टीरिया के अंदर। मतलब मेन लड़ाई ये है कि बैक्टीरिया के अंदर देखना है क्या गया, सल्फर गया है मतलब प्रोटीन गया है, या न्यूक्लिक एसिड गया है, डीएनए गया है। डीएनए जाएगा तो फॉस्फोरस P32 लेकर जाएगा, तो वहां से ये डिटेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन जाएगा तो S35 लेकर जाएगा। ये चीज मेन यहां पर आपको डिटेक्ट करनी है कि हमारे स्टेप के अंदर क्या जा रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि हमें ये देखना है कि आपका बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर जाकर वो बैक्टीरिया से प्रोजनी भी बनवाएगा, बैक्टीरिया की प्रोजनी भी बनवाएगा भाई। बैक्टीरिया की प्रोजनी मतलब बैक्टीरिया को कहेगा खुद की प्रोजनी, मेरी प्रोजनी बनाओ, वायरस की प्रोजनी बनाइए। तो बैक्टीरियोफेज से पहले बैक्टीरिया में क्या गया, क्योंकि बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट में नॉर्मल ले लिए जाएंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया जाएगा लेकिन नॉर्मल वाला जिसमें नॉर्मल सल्फर नॉर्मल फास्फोरस हो। तो बैक्टीरियोफेज अपना इसको क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसके बाद उसकी जो प्रोजनी है उसमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपका एक्सपेरिमेंट चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम देखेंगे। अभी आपको केवल इतना ही बेसिक ये पढ़ना है। मेरी इस बेसिक स्लाइड को एक दो बार आप जरूर देख लीजिएगा भाई, पहले कह रहा हूं एक दो बार इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका एक बेसिक इस एक्सपेरिमेंट का निकल कर आ जाए। ठीक है, इतना करना है आपको। कोई चीज नहीं आए तो शेयर करनी है। हम मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 100% मुझे ऐसा लग रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। तब तक कोशिश यही रहेगी कि मॉलिक्यूलर बेसिस को बढ़ाया जाए जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, 10 से 15 दिन, इतना टाइम तो ये क्लियर करने में लेता भी। जुड़े रहिएगा बेटा, कोई चीज नहीं आए तो पूछिएगा। थैंक यू।